स्ट्रक्चर ऑफ एटम। थोड़े बहुत इंफॉर्मेशन आपने इस चैप्टर के रिगार्डिंग 9th में पढ़ा होगा। तो अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करें, सबसे पहले बात आती है ये एटम वर्ड कहाँ से आया। तो मैं एटम के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो आप नोट करो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एटम, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एटम। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एटम। देखो, एटम का कंसेप्ट एग्जैक्टली कब आया, किसने सबसे पहले एटम का कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, इसको लेकर के थोड़ा कंट्राडिक्शन है। जो बाहर के लोग हैं वो ये समझते हैं कि एक ग्रीक फिलोसोफर थे जिनका नाम था डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस ने एटम का कंसेप्ट को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया। लेकिन हम इंडियंस ये समझते हैं कि एक इंडियन फिलोसोफर थे जिनका नाम था कणाद, ठीक है। कणाद का जो टाइम ऑफ एग्जिस्टेंस है वो वेदास के टाइम का है। मतलब अगर देखा जाए तो वेदास का जो टाइम है, जो है टाइम ऑफ एग्जिस्टेंस है, वो नियरली 4000 ईयर्स या उससे पहले का पीरियड को माना जाता है। तो जो डेमोक्रिटस ने जो मतलब जो है स्टेटमेंट दिया था एटम को लेकर के, वो स्टेटमेंट अराउंड 400 बीसी के आसपास का है। तो 400 बीसी को अगर हम देखें तो अभी आज की डेट में अगर आप देखो तो 2021 चल रहा है, और 400 साल और उसमें ऐड कर दो तो लगभग 2500 ईयर्स पहले डेमोक्रिटस ने एटम को डिफाइन किया, मतलब अपने तरीके से एटम को डिफाइन किया। लेकिन अगर कणाद का जो टाइम ऑफ एग्जिस्टेंस देखे तो वो लगभग 5000 साल पहले का है। तो इस हिसाब से अगर देखे तो कणाद ने बहुत पहले एटम के बारे में, ठीक है, अपने आइडियाज जो है वो दिए, जो उनको एटम के बारे में जो इंफॉर्मेशन समझ में आई उसको इन्होंने एटम को डिफाइन किया। लेकिन दोनों ने एटम को एक ही तरीके से डिफाइन किया। अब इनका अप्रोच क्या था एटम को डिफाइन करने का, पहले मैं आपको वो बताता हूं। इन्होंने ये बोला कि अगर हम मैटर का कोई भी फॉर्म को लें, ठीक है, मान लो हमारे पास एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ मैटर है, उसका सर्टेन सैंपल हमने लिया हुआ है। सर्टेन सैंपल का मतलब उसका कुछ अमाउंट हमने लिया हुआ है। अब हमने क्या किया कि उस सैंपल को पहले हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 50 ग्राम सैंपल है तो 50 ग्राम सैंपल का हमने दो डिवीजन कर दिया, 12.25 ग्राम, 25 ग्राम। फिर हमने क्या किया, उसका एक पार्ट लिया। अब उस पार्ट को हमने दो पार्ट में फर्दर डिवाइड कर दिया, 12.5 ग्राम 12.5 ग्राम करके डिवीजन हो गया। फिर हमने उसका एक पार्ट लिया, उसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि अब एक एक पार्ट जो है 6.25 ग्राम का हो गया। फिर हमने उसका एक पार्ट लिया, उसको फर्दर हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अगर हम इस तरीके से जो इनिशियल सैंपल है, इनिशियल सैंपल को बार बार हम डिवाइड करते जाएं, उसको उसका हम डिवीजन करते जाएं, फिर उसका एक पार्ट लें, उस पार्ट को फर्दर डिवाइड करें, अल्टीमेटली हम एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहां पे हमें एक मैटर का फॉर्म मिलता है जिसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर पाते, ठीक है। तो उस स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर को जिसका फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है, उनके हिसाब से, जो डेमोक्रिटस और कणाद ने जो समझा, उनके हिसाब से कि वो स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसको उन्होंने नाम दिया एटम। कणाद ने उसको बोला परमाणु, ठीक है। कणाद ने उसको क्या बोला,
इन्होंने उसको बोला परमाणु, हिंदी में परमाणु। और डेमोक्रिटस ने इसको नाम दिया एटम। ठीक है, अब हम यहां पे ये समझते हैं परमाणु, परमाणु का मतलब क्या? परम अणु। परम अणु मतलब सबसे छोटा अणु, अणु मतलब मॉलिक्यूल। ठीक है, जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल है, स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल है, उसको कणाद ने बोला परमाणु, और डेमोक्रिटस ने उसको क्या बोला? एटम बोला। डेमोक्रिटस ने ये जो एटम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, ये कॉन्सेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इन 426 बीसी। 426 बीसी, यानी कि अगर आज की डेट से देखा जाए तो आज से 2447 ईयर्स पहले, 2447 ईयर्स पहले डेमोक्रिटस ने एटम का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। और कणाद ने, मैंने बोला कि कणाद एक इंडियन फिलोसोफर थे जिन्होंने कई सारी जो है मतलब ये ऋचाएं भी जो है मतलब लिखी हुई है संस्कृत में। तो कणाद ने परमाणु को डिफाइन किया। कणाद का जो टाइम ऑफ एग्जिस्टेंस वो 5000 या उससे भी पहले का है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो एटम का कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया कणाद ने, बट क्योंकि हमारा कंट्रीब्यूशन बीच का जो पीरियड रहा उसमें जो है मतलब हमने जो कुछ भी अचीव किया था उसको दूसरे लोगों ने हाईजैक कर लिया। तो इस वजह से जो एटम का कंसेप्ट है, एटम का कंसेप्ट का जो ओरिजिन है वो डेमोक्रिटस के स्टेटमेंट को माना जाता है। तो इसलिए बुक्स में आपको डेमोक्रिटस लिखा हुआ मिलेगा। जैसे मेरे पास एनसीईआरटी है, आप लोग भी जरा एनसीईआरटी निकालो, एनसीईआरटी निकालो बेटा। एनसीईआरटी में देखो चैप्टर 2 यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, फर्स्ट पैराग्राफ, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स हैज बीन प्रपोज्ड सिंस द टाइम ऑफ अर्ली इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर्स। क्या मेरी आवाज में प्रॉब्लम लग रही है क्या आप लोगों को? नो सर। नो सर। नो सर, क्लियर क्लियर है ना? यस सर। तनिष्क बेटा तुम्हारे एंड पे फिर दिक्कत होगी। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स हैज बीन प्रपोज्ड सिंस द टाइम ऑफ अर्ली इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर्स 400 BC who were of the view that atoms are the fundamental building blocks of matter। तो मैटर का जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी कि मैटर जिससे बना है वो एटम। भाई रिकॉर्डिंग तो ऐप में जो है हर दिन जो है वीडियो लेक्चर की मैं अपलोड कर देता हूं, तो आप वहां से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे देखो बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू देम द कंटिन्यूड सब डिविजन्स ऑफ मैटर, द कंटिन्यूड सब डिविजन्स ऑफ मैटर would ultimately yield atoms which would not be further divisible। फिर आगे लिखा the word atom has been derived from the Greek word atomio। ठीक है, एटोमियो से एटम वर्ड आया, which means uncuttable or non divisible। एटोमियो का मतलब होता है अनकटेबल, यानी कि जिसको हम फर्दर कट नहीं कर सकते, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। These earlier ideas were mere speculations and there was no way to test them experimentally। These ideas remained dormant for a very long time। काफी लंबे टाइम तक लोग इसी बात को सही मानते रहे। And were revived again by scientists in the 19th century। फिर उसमें जो फर्दर डेवलपमेंट हुआ वो 19th सेंचुरी में हुआ, जो कि जिसमें पहला चेंज जो है वो डाल्टन्स एटॉमिक थियरी के फॉर्म में
सामने आया। तो ये है इंट्रोडक्शन पार्ट। तो आप नोट करो, लिखो द टर्म एटम, द टर्म एटम, the term atom was derived, the term atom was derived from a Greek word, the term atom was derived from a Greek word, the term atom was derived from a Greek word, atomio, atomio, which means uncuttable or indivisible। अगर इनफैक्ट हम ये जो एटोमियो वर्ड को कंसिडर कर रहे हैं, तो एटोमियो वर्ड में जो टोम है ना, टोम रूट वर्ड है, बेसिक रूट वर्ड यहाँ पे टोम है। टोम का मतलब होता है, टोम मींस टू कट, टोम का मतलब होता है टू कट, जिसको हम कट कर सकते हैं। टोम मींस टू कट। जैसे हम बोल रहे हैं कि डाइकोटोमाइज, डाइकोटोमाइज का मतलब कि किसी पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड करना। ट्राइकोटोमाइज मतलब एक पर्टिकुलर सैंपल को तीन पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है, तो टोम का मतलब होता है टू कट, टोम मींस टू कट। अब हमने इसके साथ एक वर्ड लगा दिया ए, एटोम। ए ने क्या किया, टोम की मीनिंग को अपोजिट बना दिया। एटोम, एटोम का मतलब विच कैन नॉट बी कट, which cannot be cut। ठीक है, तो यहां से ये मीनिंग आती है अनकटेबल और इनडिविजिबल। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ में आ गया बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है। अब मैं आपको इस चैप्टर में क्या क्या कॉन्सेप्ट डिस्कस होने हैं, मैं पहले उनके बारे में आपको बता रहा हूं। ठीक है, कॉन्सेप्ट की लिस्ट बता रहा हूं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर मुझे ये कंफ्यूजन हो रही है कि उस टाइम पे मतलब 5000 ईयर्स पहले उनको मतलब पता कैसे चला होगा कि ये आगे डिविजिबल है या नहीं, मतलब पॉसिबल था कुछ उस टाइम पे? देखो ये एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा हुआ है कि उन्होंने सिर्फ अपनी तरफ से स्पेक्यूलेट किया। ठीक है, वो फिलोसोफर थे बेटा, फिलोसोफर मतलब थिंकर, बैठ करके इमेजिन करते रहते थे। ठीक है, तो उन्होंने अपने इमेजिनेशन के बेसिस पे ऐसा बोला, बट उनके पास कोई ऐसा एक्सपेरिमेंटल मेथड नहीं था जिसके थ्रू वो उस बात को प्रूफ कर सकते थे। वैसे आज की डेट में देखा जाए तो ये गलत है, क्योंकि अगर आप बोलते हो कि भाई एटम को ही डिवाइड नहीं कर सकते, तो फिर ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क्स, मेसॉन, ये सब कहां से है? समझ आ रहा है कि नहीं? ये सब कहां है? ये सब सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, एटम के अंदर प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि एटम को डिवाइड किया जा सकता है। तो इसलिए जो है वो जो उनकी जो फिलॉसफी थी, वो फिलॉसफी गलत थी बेसिकली। बट उस टाइम पे उन्होंने इतना सोच लिया, यही बहुत बड़ी बात। यस सर। तो अब आप नोट करो, क्रोनोलॉजिकल स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। chronological study of structure of atom।
क्रोनोलॉजी का क्या मतलब होता है बेटा? सर क्रोनोलॉजी, ऑर्डर में, ऑर्डर वाइज। ऑर्डर ऑफ इवेंट, अरेंजमेंट ऑफ इवेंट अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल स्टडी का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ इवेंट अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है, तो अब यहां पे जो कंसेप्ट जो है डिस्कस होने हैं, मैं उन कंसेप्ट को टाइम के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहा हूं। देखो, सबसे पहले इस चैप्टर में डिस्कस होगा डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। सर ये नोट करना है। हाँ हाँ, सब लिखना है बेटा, सब लिखना है। ये मैं आपका ज्ञानवर्धन कर रहा हूं, समझ में आया कि नहीं? अभी एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। डाल्टन्स एटॉमिक थियरी जो 1808 में इंट्रोड्यूस की गई बाय जॉन डाल्टन। नंबर 2, ठीक है, इन्वेंशन ऑफ चार्ज। इन्वेंशन नहीं, इन्वेंशन गलत वर्ड होगा यहाँ पे, डिस्कवरी। डिस्कवरी। डिस्कवरी, वेरी गुड। वैसे क्या फर्क होता है बेटा इन्वेंशन और डिस्कवरी में? इन्वेंशन मतलब कुछ बनाना, डिस्कवरी मतलब प्रोड्यूस करना। फाइंड करना। हाँ, एकदम सही है। इन्वेंशन मींस कि कोई डिवाइस हमने बना लिया, ठीक है, नेचर में जो कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, नेचर में जो भी मैटर है, उसी मैटर को हम यूज करके कोई एक नई चीज बना लेते हैं, तो वो इन्वेंशन है। जबकि डिस्कवरी क्या होती है? डिस्कवरी का मतलब कोई ऐसा नेचुरल फिनोमेना या कोई ऐसा फैक्ट जो नेचर में एग्जिस्ट तो करता था, लेकिन उसको सबसे पहले किसी ने ऑब्जर्व किया, तो इसका मतलब वो उसका डिस्कवरर हो गया। जैसे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी का जो कंसेप्ट है, वो न्यूटन ने उसको जो है डिस्कवर किया। ऐसा ग्रेविटी पहले भी थी, लेकिन न्यूटन ने उसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया, तो वो ग्रेविटी के डिस्कवरर माने जाते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ चार्ज, किसने चार्ज को डिस्कवर किया, बता सकते हो? जे थॉमसन। गलत। चार्ज को डिस्कवर किया, वैसे थोड़ा सा यहाँ पे ईयर में कंफ्यूजन है, 1830 है या 1829 है, मैं 1830 लिख रहा हूं, बाय कैवेंडिस, जोसेफ कैवेंडिस। ठीक है, इन्होंने चार्ज को डिस्कवर किया। वैसे फैराडे को भी चार्ज का डिस्कवरर माना जाता है, माइकल फैराडे, उनको भी चार्ज का डिस्कवरर माना जाता है। तो कैवेंडिस एंड फैराडे मैं दोनों लिख देता हूं। फिर उसके बाद अगला डेवलपमेंट जो हुआ वो था इन्वेंशन ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। इन्वेंशन ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब एक डिवाइस है, एक एपरेटस है, जिसको इन्वेंट किया इन 1859। इन 1859, ठीक है, 1859 में इस डिवाइस को डिस्कवर किया गया, इन्वेंट किया गया, और इसके इन्वेंटर थे जूलियस प्लकर। ठीक है, जूलियस प्लकर ने इस डिवाइस को इन्वेंट किया। जूलियस प्लकर, ठीक है। और फिर उसके बाद अगला जो
डेवलपमेंट हुआ, नेक्स्ट डेवलपमेंट वो था डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। पहले कैथोड रेज को डिस्कवर किया गया, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज को डिस्कवर किया गया इन 1863। किसने डिस्कवर किया बता सकते हो? कैथोड रेज को डिस्कवर किया विलियम क्रूक्स ने। विलियम क्रूक्स ने कैथोड रेज को डिस्कवर किया, और इसको डिस्कवर करने के लिए इन्होंने जिस डिवाइस को यूज किया वो था डिस्चार्ज ट्यूब। इसलिए कैथोड रेज के डिस्कवरर में विलियम क्रूक्स और जूलियस प्लकर दोनों को कंसीडर किया जाता है। अगर जूलियस प्लकर ने डिस्चार्ज ट्यूब न बनाया होता तो फिर विलियम क्रूक्स जो है कैथोड रेज को डिस्कवर नहीं कर पाते। ठीक है, तो डिस्कवरर में जूलियस प्लकर और विलियम क्रूक्स दोनों को कंसीडर किया जाता है कैथोड रेज के डिस्कवरर में। इसके बाद फिर अगला जो डेवलपमेंट हुआ वो था मैक्सवेल थियरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैक्सवेल थियरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, मैक्सवेल थियरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये थियरी एग्जिस्टेंस में आई इन 1870, और इस थियरी को इंट्रोड्यूस किया जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, J.C. मैक्सवेल। ठीक है, J.C. मैक्सवेल। इन्होंने 1870 में इस थियरी को इंट्रोड्यूस किया। मैक्सवेल को 19th सेंचुरी का बेस्ट साइंटिस्ट बोला जाता है। ठीक है, 19th सेंचुरी का बेस्ट साइंटिस्ट मैक्सवेल को बोला जाता है। और ये थियरी बहुत फेमस हुई, जो मैक्सवेल थियरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। और थियरी ये अगर देखा जाए तो ये आज भी सही है। तो मैक्सवेल को 19th सेंचुरी का बेस्ट साइंटिस्ट बोला जाता है। और 20th सेंचुरी का बेस्ट साइंटिस्ट किसको बोला जाता है बता सकते हो? 20th सेंचुरी का बेस्ट साइंटिस्ट किसको बोला जाता है बता सकते हो? आइंस्टाइन। आइंस्टाइन। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन को 20th सेंचुरी का बेस्ट साइंटिस्ट बोला जाता है। मैं यहां पे आपको एक कोइंसिडेंस बताता हूं। मैक्सवेल की जिस ईयर में डेथ हुई उसी ईयर में आइंस्टाइन का बर्थ हुआ। जिस ईयर में मैक्सवेल की डेथ हुई इन सेम ईयर आइंस्टाइन का बर्थ हुआ। और मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को लेकर के अपनी एक थियरी इंट्रोड्यूस की। और इसी थियरी से, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। जो फिजिक्स है ना, फिजिक्स के दो पार्ट हैं। एक पार्ट जिसको हम बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स और न्यूटोनियन फिजिक्स बोलते हैं। क्लासिकल फिजिक्स और न्यूटोनियन फिजिक्स। और जो दूसरा पार्ट है फिजिक्स का उसको बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स और न्यूटोनियन फिजिक्स, और दूसरा पार्ट है क्वांटम फिजिक्स। तो जो क्वांटम फिजिक्स है उसको मॉडर्न फिजिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स को मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं।
जो बेसिकली जो ये क्लासिकल फिजिक्स है और ये जो क्वांटम फिजिक्स है, दोनों का अपनी अपनी जगह पे जो है इंपॉर्टेंस है। दोनों अपने 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 कॉन्टेक्स्ट में सही है, ठीक है। आप किसी को सही या किसी को गलत पूरी तरीके से नहीं बोल सकते हो। अगर आप बड़े लेवल पे, लार्ज स्केल पे अगर आप स्टडी कर रहे हो, किसी बड़े ऑब्जेक्ट को लेकर के स्टडी कर रहे हो, तो वहां पे जो क्लासिकल फिजिक्स है यानी कि न्यूटोनियन फिजिक्स, वो सिग्निफिकेंट है। लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब एटम के लेवल पे, सब एटॉमिक लेवल पे अगर आप स्टडी कर रहे हो, तो वहां पे क्वांटम फिजिक्स जो है वो सही है। तो इसलिए दोनों का इंपॉर्टेंस है। तो अब मैं आपको बता दूं कि एक टाइम वो था जब लोगों को ये लगता था कि फिजिक्स में सारी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, अब फिजिक्स में हमें कुछ नया सीखने को बाकी नहीं। फिर अचानक से ये मैक्सवेल थियरी एग्जिस्टेंस में आती है, और मैक्सवेल थियरी से ही क्वांटम फिजिक्स की ओरिजिन होती है। तो जैसे ही क्वांटम फिजिक्स का कंसेप्ट आया, लोगों को यह लगने लगा कि भाई फिजिक्स को तो रीडिफाइन करने की जरूरत है। अब तक हम जो कुछ पढ़ रहे थे वो कंप्लीट था ही नहीं, अब हमें फिजिक्स को नए तरीके से डिफाइन करने की जरूरत है, ठीक है। तो जो क्वांटम फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स की ओरिजिन बेसिकली इस मैक्सवेल थियरी से मानी जाती है। और क्वांटम फिजिक्स में जो डिटेल्ड स्टडी की क्वांटम फिजिक्स की, वो आइंस्टाइन ने की। यानी कि क्वांटम फिजिक्स को एक तरीके से स्टार्ट किया मैक्सवेल ने, और क्वांटम फिजिक्स का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस किया आइंस्टाइन ने। और आप देख रहे हैं दोनों में क्या कोइंसिडेंस है कि जिस ईयर में मैक्सवेल की डेथ हुई, उसी ईयर में आइंस्टाइन का बर्थ हुआ। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहा हूं। और इसी तरीके से एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूं। दो और साइंटिस्ट थे जिनके बीच में ऐसा ही रिलेशन देखने को मिलता है, गैलीलियो एंड न्यूटन। नाम सुना है ना? गैलीलियो का नाम तो सुना ही होगा। Yes. Yes, sir. गैलीलियो एंड न्यूटन दोनों ने क्लासिकल फिजिक्स में काम किया, न्यूटोनियन फिजिक्स इसको बोलते हैं। और गैलीलियो की जिस ईयर में डेथ हुई, उसी ईयर में न्यूटन का बर्थ हुआ। दोनों ने सेम फील्ड में काम किया। गैलीलियो ने क्लासिकल फिजिक्स को लेकर के कुछ इनिशियल आइडियाज जो है गैलीलियो ने दिए, और न्यूटन ने बाद में उसको जो है पूरा डिटेल में जो है उसको डिफाइन किया, उस पूरे फिनोमेना को, ठीक है। तो ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और ये अपने अपने एक लाइफ सफिशिएंट नहीं लगी। हाँ कैसे हो, बोलो। एक लाइफ सफिशिएंट नहीं लगी स्टडी हाँ, करने के लिए। एकदम सही बात है कि भाई किसी की अधूरी इच्छा है, वो पूरा नहीं कर पा रहा है, तो वो पुनर्जन्म लेकर के आ रहा है, और उसके बाद फिर वो उसी फील्ड में काम करके उसको कंप्लीट कर रहा है। ये जो चार फिजिसिस्ट के नाम मैंने आपको बताए, गैलीलियो, न्यूटन, मैक्सवेल एंड आइंस्टाइन, ये अपने अपने सेंचुरी के बेस्ट फिजिसिस्ट माने जाते हैं, बेस्ट साइंटिस्ट माने जाते हैं। और मैं आपको, अब जब ये बात चल रही है, तो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दूं, आप गूगल करके देख भी सकते हो। यूएस के दो प्रेसिडेंट है, बहुत ही फेमस प्रेसिडेंट, उनके बीच में भी ऐसा ही कोइंसिडेंस देखने को मिलता है। एक अब्राहम लिंकन, जो बड़े ही मतलब फेमस प्रेसिडेंट माने जाते हैं यूएसए की हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो, और दूसरा जॉन एफ कैनेडी, जेएफ कैनेडी। इन दोनों के बीच में कुछ अलग ही टाइप की केमिस्ट्री देखने को मिलती है। अब्राहम लिंकन और कैनेडी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेम है, ठीक है। एक ही दिन जो है दोनों पैदा हुए, और दोनों के बर्थ में एग्जैक्टली 100 इयर्स का डिफरेंस है, 100 साल का डिफरेंस है। और दोनों की डेथ भी सेम डेट को हुई। डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, डेट ऑफ डेथ भी सेम है, और डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ दोनों में 100 साल का डिफरेंस है। और एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं
जो लिंकन थे, लिंकन का जो पर्सनल असिस्टेंट था उसका नाम कैनेडी था, और कैनेडी का जो पर्सनल असिस्टेंट था उसका नाम लिंकन था। ये भी एक गजब का जो है मतलब वो फैक्ट जो है देखने को मिलता है इनके बीच में। तो ये कुछ ऐसी चीजें है ना जिनको देख करके ये लगता है कि कहीं न कहीं कुछ पुनर्जन्म वाली बात जो लोग करते हैं वो सही दिखाई पड़ती है इन इवेंट्स को देख करके। ठीक है, चलो ये सब तो एक आपके जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा था। अब मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो मैक्सवेल थियरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन 1870 में एग्जिस्टेंस में आई, और इसको इंट्रोड्यूस किया जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने। फिर उसके बाद जो अगला डेवलपमेंट हुआ एटॉमिक स्ट्रक्चर में वो है डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज। डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज। बेसिकली एनोड रेज को भी डिस्कवर किया गया उसी डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू, लेकिन एनोड रेज को डिस्कवर करने के लिए डिस्चार्ज ट्यूब में कुछ मॉडिफिकेशन किए गए, तब जाकर के एनोड रेज का पता चला। तो मॉडिफाइड डिस्चार्ज ट्यूब की हेल्प से एनोड रेज को डिस्कवर किया गया, और इसको डिस्कवर किया गया इन 1883। 1883 में एनोड रेज को डिस्कवर किया गया, और इसके डिस्कवरर थे गोल्डस्टाइन। GOLDSTEIN, गोल्डस्टाइन। तो गोल्डस्टाइन ने एनोड रेज को डिस्कवर किया इन 1883। क्या सीरियल नंबर है भाई नेक्स्ट? 7 sir. अब देखो, इसके बाद अगला जो डेवलपमेंट हुआ वो था डिस्कवरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। डिस्कवरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कवर किया हर्ट्ज ने इन 1886। 1886 में फ्रैंक हर्ट्ज इनका पूरा नाम था। इनके नाम पे एक यूनिट भी डिफाइंड है फ्रीक्वेंसी की। तो हर्ट्ज ने डिस्कवर किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। ठीक है, उसके बाद फिर थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट। थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जे थॉमसन ने इन 1897। 1897 में इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया सर जे थॉमसन ने। ठीक है, जे थॉमसन ने थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया इन 1897। इसके बाद फिर अगला जो डेवलपमेंट हुआ वो है क्वांटम थियरी। क्वांटम थियरी को इंट्रोड्यूस किया
by a German physicist Max Planck in 1900. 1900 में मैक्स प्लैंक ने क्वांटम थियरी को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, इसके बाद फिर फर्स्ट एटॉमिक मॉडल एग्जिस्टेंस में आया, जिसको हम थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल बोलते हैं। अपने 9th में पढ़ा भी है इस एटॉमिक मॉडल के बारे में। ये एटॉमिक मॉडल एग्जिस्टेंस में आया इन 1904। 1904 obviously by J.J. Thomson. फिर उसके बाद जो अगला डेवलपमेंट है वो है मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया इन बिटवीन 1906 टू 1914। मतलब ये लगभग 8 साल तक इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया, और इसको परफॉर्म किया रॉबर्ट ई मिलिकन ने, R.E. मिलिकन। और इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस, क्या बोल रहे हो? 8 साल तक चलते। हाँ बेटा, ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है जो सालों साल चलते हैं, तब जाकर के कोई कंक्लूजन निकल करके आता है। तो मिलिकन ने इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू डिटरमाइन की। जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जिसको आप बोलते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये वैल्यू मिलिकन ने डिटरमाइन की इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ठीक है, और फिर उसके बाद अगला डेवलपमेंट जो हुआ वो था रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में भी आपने 9th में पढ़ा है। रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया इन 1909 बाय रदरफोर्ड, E. रदरफोर्ड। और इसी एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन में इन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल इंट्रोड्यूस किया, जिसको हम रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल बोलते हैं। सीरियल नंबर बताना। 13। तो एक बार पीछे करना था, क्या बोल रहे हो? तो पेज पीछे करना सर, देख रहा था। ठीक है, 1 मिनट।
हो गया सर। ओके रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल, ये फर्स्ट एटॉमिक मॉडल है जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट पे बेस्ड, ठीक है। जितने भी एटॉमिक मॉडल एग्जिस्टेंस में आए उनमें ये पहला एटॉमिक मॉडल था जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट पे बेस्ड था। ये एटॉमिक मॉडल 1911 में एग्जिस्टेंस में आया बाय रदरफोर्ड। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल 1904 में एग्जिस्टेंस में आया और उस एटॉमिक मॉडल के लिए थॉमसन को नोबेल प्राइज मिला अराउंड 1908। और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल 1911 में एग्जिस्टेंस में आया और इस एटॉमिक मॉडल के लिए रदरफोर्ड को भी नोबेल प्राइज मिला। अब यहां पे मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। जब थॉमसन ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट जो 1897 में सर जे थॉमसन ने, तो उस एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने थॉमसन को असिस्ट किया था। रदरफोर्ड वाज द असिस्टेंस ऑफ थॉमसन। और जब थॉमसन, मतलब एक तरीके से थॉमसन को रदरफोर्ड और रदरफोर्ड को थॉमसन बड़े अच्छे से जानते थे। एक तरीके से आप बोल सकते हो कि रदरफोर्ड वाज द स्टूडेंट ऑफ थॉमसन। तो जब थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल इंट्रोड्यूस किया, तो उस एटॉमिक मॉडल को इंट्रोड्यूस करने से पहले उन्होंने अपने आइडियाज जो है वो शेयर किए थे रदरफोर्ड के साथ। और रदरफोर्ड ने बोला था कि आपके एटॉमिक मॉडल में ये कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए आपका एटॉमिक मॉडल ज्यादा टाइम तक टिकेगा नहीं अगर आप इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई नहीं करते। बट थॉमसन को बहुत जल्दी थी अपना एटॉमिक मॉडल को इंट्रोड्यूस करने की, तो इसलिए उन्होंने जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में जो अपना एटॉमिक मॉडल को, जो कुछ प्रॉब्लम्स उस एटॉमिक मॉडल में थी, उन एटॉमिक मॉडल्स को रेक्टिफाई किए बिना थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल इंट्रोड्यूस कर दिया। और फिर वही हुआ जो रदरफोर्ड ने बोला था। मतलब एक तरीके से रदरफोर्ड ने थॉमसन को बताया था कि आपके एटॉमिक मॉडल में ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आपको इसको चेंज करना चाहिए। बट थॉमसन ने रदरफोर्ड की बात नहीं मानी। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं। रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल इंट्रोड्यूस किया, इसके बाद फिर अगला एटॉमिक मॉडल आया जिसको बोहर्स एटॉमिक मॉडल बोलते हैं। बोहर्स एटॉमिक मॉडल 1916 में एग्जिस्टेंस में आया। ये सब नेक टू नेक, एक के बाद एक फटाफट ये सब एटॉमिक मॉडल 4-4, 5-5 साल के डिफरेंस पे एग्जिस्टेंस में है। और हर एटॉमिक मॉडल के लिए जिसने भी उस एटॉमिक मॉडल को इंट्रोड्यूस किया उसको नोबेल प्राइज मिला। जब ये पता चला कि भाई थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल में जो कुछ भी बोला गया वो सही नहीं है, इनफैक्ट थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल में सिर्फ एक स्टेटमेंट को छोड़ करके बाकी सब गलत है। और वो स्टेटमेंट है, थॉमसन ने बोला था कि एटम इज स्फेरिकल। स्फेरिकल एटम की बात जो थॉमसन ने बोली थी, सिर्फ वही स्टेटमेंट सही है, बाकी जो कुछ भी बोला गया उस एटॉमिक मॉडल में सब कुछ गलत था। बाद में जो कमेटी थी जिसने नोबेल प्राइज को डिसाइड किया था, उसको रियलाइज हुआ कि ये जो नोबेल प्राइज है ये गलत काम के लिए दे दिया गया है, तो उन्होंने उसको रेक्टिफाई किया। ऐसा बड़ा रेयर ही देखने को मिलता है कि नोबेल प्राइज की हिस्ट्री अगर आप देखो तो उसको रेक्टिफाई किया गया और बोला गया कि इनको नोबेल प्राइज इस एटॉमिक मॉडल के लिए नहीं मिला है, बल्कि इनको नोबेल प्राइज उस एक्सपेरिमेंट के लिए मिला है जिसको हम थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ये बाद में रेक्टिफाई किया गया, ठीक है।
अब मैं आपको बताता हूं कि जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल 1916 में एग्जिस्टेंस में आया, बोहर और रदरफोर्ड में भी वही रिलेशन है। बोहर वॉज द स्टूडेंट ऑफ रदरफोर्ड। एक तरीके से बोहर जो है वो रदरफोर्ड के अंडर में वो पीएचडी कर रहे थे, मतलब उनके स्टूडेंट थे बोहर। और रदरफोर्ड से एटॉमिक मॉडल, मतलब जब रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो उस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में बोहर ने भी रदरफोर्ड को असिस्ट किया था। बोहर को रदरफोर्ड से एटॉमिक मॉडल की एक एक वीकनेस का पता था, लेकिन बोहर ने रदरफोर्ड को चीट किया। बोहर ने रदरफोर्ड को यह नहीं बताया कि उनके एटॉमिक मॉडल में क्या प्रॉब्लम है, जबकि उस एटॉमिक मॉडल में जो रेक्टिफिकेशन बोहर ने किया, वो रेक्टिफिकेशन क्वांटम थियरी की हेल्प से किया, जो क्वांटम थियरी 1900 में एग्जिस्टेंस में आ गई थी। मतलब अगर बोहर रदरफोर्ड को यह बता देते कि आपके एटॉमिक मॉडल में यह प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को इस थियरी की हेल्प से रेक्टिफाई किया जा सकता है, तो फिर बोहर्स एटॉमिक मॉडल की हमें जरूरत ही न पड़ती, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल सफिशिएंट था। तो बोहर ने रदरफोर्ड को चीट करके नोबेल प्राइज दिया। ये मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूं। तो रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल ये 1911 में एग्जिस्टेंस में आया, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट डेवलपमेंट हुआ वो है मोजलेज एक्सपेरिमेंट। मोजलेज एक्सपेरिमेंट, मोजलेज एक्सपेरिमेंट, मोजलेज एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया इन 1913। और ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी एक्सपेरिमेंट की हेल्प से न्यूट्रॉन की हमें, डिस्कवरी हुई। हाँ हाँ, क्या बोल रहा है केशव? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी ना इससे? ना ना ना, न्यूट्रॉन की टेबल हाँ एकदम से, एकदम सही है, न्यूट्रॉन। हाँ हाँ सही है, सही है। न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई वो तो चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया इन 1932। बहुत बाद की बात है बेटा, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट से हमें एटम की एक नई प्रॉपर्टी का पता चला, जिसको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया गया इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, ठीक है। इसीलिए 1913 से पहले के जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी फॉर्मूला, जितने भी ये लॉज आप देखोगे, कहीं भी एटॉमिक नंबर टर्म आपको यूज होता हुआ नहीं मिलेगा। हर जगह एटॉमिक मास के टर्म्स में बात की गई है, ठीक है। इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया गया, जिसके बारे में लोगों को यह लगा कि भाई ये तो ज्यादा प्रिसाइज प्रॉपर्टी है एक एलिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एटॉमिक मास के कंपेयर में। इसीलिए आगे की जो एनालिसिस हुई जो है एलिमेंट की, वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हुई। और जो मेंडली पीरियोडिक टेबल था, उस मेंडली पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई करके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे एक नया पीरियोडिक टेबल डिफाइन किया गया, जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या मोजलेज पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया एच जी जे मोजले, हेनरी मोजले, आप इनको बोल सकते हो हेनरी मोजले। तो ये मोजलेज एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया इन 1913। इसके बाद जो नेक्स्ट डेवलपमेंट हुआ वो था बोहर्स एटॉमिक मॉडल के फॉर्म में। बोहर्स एटॉमिक मॉडल, बोहर्स एटॉमिक मॉडल एग्जिस्टेंस में आए 1916 बाय एन बोहर। एन बोहर ने इस एटॉमिक मॉडल को इंट्रोड्यूस किया।
फिर नेक्स्ट डेवलपमेंट जो इस चैप्टर में हुआ वो था डुअलिटी ऑफ मैटर का कॉन्सेप्ट। डुअलिटी ऑफ मैटर। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा डुअलिटी के बारे में बता देता हूँ। डुअलिटी का मतलब होता है जैसे डुअल नेचर बोलते हैं, डुअल नेचर का मतलब डबल नेचर होता है। डुअलिटी मींस डबल डीलिंग। एक तरीके से डबल डीलिंग वैसे अच्छा टर्म नहीं होता है, लोग जो है इसको अच्छी बात नहीं मानते। डबल डीलिंग का मतलब होता है कि एक तरीके से आप बोल सकते हो कि हाइपोक्राइसी, मतलब आप किसी दूसरे के साथ चीट कर रहे हो, आप उसको उसको बोल कुछ और रहे हो बट आप कर कुछ और रहे हो। तो डुअलिटी ऑफ मैटर का मतलब होता है डबल डीलिंग। तो ये जो डबल डीलिंग या मतलब जो है डबल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जो है, इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया लुइस डी ब्रॉगली ने इन 1923। 1923 में डी ब्रॉगली ने इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। लुइस डी ब्रॉगली, LOUIS, डी ब्रॉगली। इन्होंने ये बोला कि मैटर के अंदर पार्टिकल नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर के साथ साथ मैटर के अंदर वेव नेचर भी होता है। मैटर पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और वेव की तरह भी बिहेव करता है। ये बात सबसे पहले लुइस डी ब्रॉगली ने बोली। लेकिन अब यहां पे मैं आपको बता दूं कि जो डुअलिटी का कंसेप्ट है, डुअलिटी का कंसेप्ट को डी ब्रॉगली ने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, बल्कि डुअलिटी का कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, डुअलिटी का जो कंसेप्ट है इसको इंट्रोड्यूस किया था आइंस्टाइन ने। ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने डुअलिटी का कंसेप्ट को सबसे पहले यूज किया था इन 1905। आइंस्टाइन ने ये बोला था कि लाइट हैज डुअल नेचर। यस सर। ठीक है, लाइट हैज डुअल नेचर, ये बात सबसे पहले आइंस्टाइन ने बोली थी 1905, जहां पे डुअलिटी टर्म सबसे पहले उन्होंने यूज किया था। उन्होंने बोला था कि लाइट के अंदर वेव नेचर तो होता ही है, वेव नेचर के साथ साथ लाइट के अंदर पार्टिकल नेचर भी होता है। तो लाइट के अंदर वेव नेचर के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी होता है। ये बात आइंस्टाइन ने सबसे पहले बोली थी 1905। और डी ब्रॉगली ने क्या बोला था? डी ब्रॉगली ने इसका उल्टा बोला। डी ब्रॉगली ने बोला कि मैटर के अंदर पार्टिकल नेचर तो होता ही है, पार्टिकल नेचर के साथ साथ मैटर के अंदर वेव नेचर भी होता है। ठीक है, तो इसको डुअलिटी ऑफ मैटर बोलते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट डेवलपमेंट हुआ इस चैप्टर में वो था हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के फॉर्म में। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इस कंसेप्ट को हाइजेनबर्ग ने इंट्रोड्यूस किया 1926। इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया वर्नर हाइजेनबर्ग ने। हाँ, ये अक्ष क्या बोल रहे हो? हाँ, ये सारे कंसेप्ट जो है आपको पढ़ने को मिलेंगे। किसी के बारे में थोड़ा ज्यादा डिटेल मिलेगा, कुछ किसी के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे जिसकी इंपॉर्टेंस है उस हिसाब से। तो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो कि 1926 में इंट्रोड्यूस किया गया बाय वर्नर हाइजेनबर्ग। इन्होंने ये बोला था कि अगर आप किसी टाइनी पार्टिकल को कंसीडर करो, जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इवन एक एटम के लेवल पे भी अगर हम बात करें, तो आप किसी टाइनी पार्टिकल की पोजीशन को और उसकी वेलोसिटी को एक साथ आप
एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। अगर कोई टाइनी पार्टिकल है, मतलब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, बहुत छोटा पार्टिकल, तो आप अगर उसकी पोजीशन को एग्जैक्टली मेजर करने जा रहे हो तो उसकी वेलोसिटी के मेजरमेंट में काफी एरर होगा, और अगर आप उसकी वेलोसिटी को आप एक्यूरेटली मेजर करने जाओगे तो उसके पोजीशन के मेजरमेंट में एरर होगा। आप दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। इसी को हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी वजह थी बोहर्स एटॉमिक मॉडल के फेल्योर के पीछे। इसी प्रिंसिपल की वजह से बोहर्स एटॉमिक मॉडल फेल कर गया। तो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट डेवलपमेंट हुआ वो था वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम ये लेटेस्ट एटॉमिक मॉडल है। इसके बाद फर्दर कोई और एटॉमिक मॉडल एग्जिस्टेंस में नहीं है। वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम ये लेटेस्ट एटॉमिक मॉडल है। तो वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम को अगर कंसीडर करें तो इस एटॉमिक मॉडल को इंट्रोड्यूस किया गया इन 1928 एंड 29, 1928 एंड 29 में, और दो फिजिसिस्ट क्या बोलोगे, एक मैथमेटिशियन और एक फिजिसिस्ट, दोनों ने इंडिपेंडेंटली इस एटॉमिक मॉडल को इंट्रोड्यूस किया। दोनों ने कभी एक साथ मिल करके काम नहीं किया, बट दोनों ने इस एटॉमिक मॉडल को अलग अलग तरीके से अप्रोच किया। इस एटॉमिक मॉडल को एक ने उसको थियोरेटिकली डिफाइन किया और दूसरे ने उसको मैथमेटिकली डिफाइन किया। तो दोनों को इस एटॉमिक मॉडल का डिस्कवरर माना जाता है। नंबर 1 वर्नर हाइजेनबर्ग, W हाइजेनबर्ग, एंड एरविन श्रोडिंगर, E श्रोडिंगर। यहाँ पे श्रोडिंगर जो है बेसिकली एक मैथमेटिशियन थे, और हाइजेनबर्ग जो है वो एक फिजिसिस्ट थे। तो इन दोनों ने मिलकर के इस एटॉमिक मॉडल को डेवलप किया। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं कि इन्होंने साइमल्टेनियसली वर्क नहीं किया, मतलब एक साथ मिल करके वर्क नहीं किया। दोनों ने अलग अलग तरीके से एटॉमिक मॉडल को डिफाइन किया। और आज की डेट में जो हम वेव मैकेनिकल मॉडल पढ़ते हैं वो वेव मैकेनिकल मॉडल दोनों की जो स्टडी है, दोनों की स्टडी का कंबाइंड रिजल्ट। ठीक है बेटा? यस सर। Yes, sir. इसके अलावा इस चैप्टर में हमें कुछ और कॉन्सेप्ट को पढ़ना है जिसको मैं ऐसे टाइम के अकॉर्डिंग अरेंज नहीं कर सकता। ठीक है, क्या है सीरियल नंबर? 19, sir. 19। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर में डिस्कस होगा वो है क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट। क्वांटम नंबर्स। ठीक है, क्वांटम नंबर्स बेसिकली कुछ सेट ऑफ नंबर्स को बोलते हैं। 4 नंबर्स का सेट होता है जो एटम के अंदर प्रेजेंट एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से डिस्टिंग्विश करता है। हर इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से डिफरेंट है। तो 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या डिफरेंस है? बेसिकली डिफरेंस उनकी पोजीशन और एनर्जी में ऑब्जर्व होता है। तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और एनर्जी को डिटरमाइन करने के लिए
हम सर्टेन नंबर्स का सेट को यूज करते हैं, उन्हीं नंबर्स को क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। एक तरीके से आप बोल सकते हो क्वांटम नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस को बताता है। एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस इलेक्ट्रॉन का एड्रेस हमें बताता है क्वांटम नंबर। ठीक है बेटा, बाकी इनका डिटेल पढ़ेंगे आगे। और फिर इस चैप्टर में जो लास्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस होगा वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये है सिलेबस स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। ठीक है, तो आपको पूरा ओवरव्यू मिल गया होगा इस चैप्टर का कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, किस ऑर्डर में पढ़ना है। इनफैक्ट मैंने थोड़ा सा आपको जो डिटेल भी बताया, जो कंसेप्ट हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन अब बात आती है कि आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो चैप्टर पढ़ रहे हो, ये चैप्टर फिजिक्स में भी डिस्कस होता है और केमिस्ट्री में अभी डिस्कस हो रहा है। डिफरेंस ये है कि केमिस्ट्री में ये चैप्टर 11th के स्टार्ट में डिस्कस हो रहा है और फिजिक्स में यही चैप्टर 12th के एंड में डिस्कस होगा। 11th में फिजिक्स केमिस्ट्री के स्टार्ट में आप पढ़ रहे हैं इसको, और फिजिक्स में 12th के एंड में पढ़ोगे। तो अगर आप 12th के एंड में कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो और 11th के स्टार्ट में पढ़ रहे हो, तो नेचुरल सी बात है कि आपके पास नॉलेज की कमी है। ठीक है, अब वो नॉलेज कौन सा है जिसकी कमी है आपके पास? वो है फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स, जिन कॉन्सेप्ट की हमें जरूरत पड़ती है इस चैप्टर को ढंग से समझने के लिए। तो मैं आपको सबसे पहले कुछ फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट कराऊंगा, जो बेसिकली उनमें से जो ज्यादातर कॉन्सेप्ट हैं वो सब 12th में डिस्कस होते हैं, फिजिक्स में 12th में डिस्कस होते हैं। अब जब आप फिजिक्स में पढ़ोगे तब तक तो आपको सारे कंसेप्ट पता होंगे, तो आपको तो बहुत बेसिक बात लगेगी। लेकिन अभी की स्टेज में मतलब जो है आपके लिए कई सारी नई चीजें होंगी और जो काफी इंपॉर्टेंट भी हैं, और अगर आप उन कॉन्सेप्ट को नहीं समझते तो फिर आप इस चैप्टर को भी ढंग से नहीं समझ पाओगे। एटलीस्ट अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल पे चैप्टर को समझना चाहते हो तो वो तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको पहले फिजिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट करा रहा हूं जो इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग के लिए रिक्वायर्ड। तो आप नोट करो, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना बेटा, ये केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में डिस्कस होता है। मतलब ये ऐसा चैप्टर है जो आपको डबल गेन करा सकता है। ठीक है, डबल गेन हो सकता है, मतलब जो कंसेप्ट आप यहां से सीख रहे हो, इन्हीं कंसेप्ट को आप फिजिक्स में भी यूज कर सकते हो। और मैंने अक्सर देखा है कि जो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम के क्वेश्चन है वो एक ही पेपर में फिजिक्स वाले सेक्शन में भी होते हैं और केमिस्ट्री वाले सेक्शन में भी होते हैं। तो डबल गेन कराने वाला टॉपिक है, इसलिए इस चैप्टर पे आपका पूरा अच्छा कमांड होना चाहिए। और अगर आप चैप्टर पे ढंग से कमांड नहीं करते हो तो नेचुरल सी बात है कि लास्ट में आप पढ़ोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट है ये आगे यूज होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिफाइन करने में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है उस अरेंजमेंट को समझने में। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है तो आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का अरेंजमेंट भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए भी ये बहुत जरूरी है, बताओ आगे के चैप्टर इस पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो और दूसरी बात जो है कि जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट फिजिक्स में भी उस पे बेस क्वेश्चन आते हैं और केमिस्ट्री में भी उस पे बेस क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको ये चैप्टर इसी स्टेज पे अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है तो आपको फिजिक्स में भी इसका बेनिफिट मिलेगा। मैंने एक चीज और देखी है कि फिजिक्स में ये चैप्टर जो है फिजिक्स के एंड में डिस्कस होता है, और तब जो है थोड़ा सा टाइम का प्रेशर रहता है टीचर के ऊपर सिलेबस को खत्म करने का, क्योंकि एग्जाम जो है काफी पास होता है। तो मैंने देखा है कि ज्यादातर टीचर्स जो है फिजिक्स के वो इस चैप्टर को थोड़ा सा हड़बड़ी में फास्ट मैनर में कराते हैं,
और फास्ट मैनर में कराते हैं तो वो स्टूडेंट जिसने केमिस्ट्री में इस चैप्टर को, और वो ये मान करके चलते हैं कि आपने केमिस्ट्री में भी इस चैप्टर को पढ़ा हुआ है, इसलिए वो थोड़ा और पेस को अपना बढ़ा करके रखते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपका जो मतलब कंसेप्ट यहाँ पे फिजिक्स में वीक रह गया, केमिस्ट्री में वीक रह गया, तो आपको फिर फिजिक्स में भी दिक्कत होगी। इसलिए आपको पूरा कमांड करके चलना है इस चैप्टर में। और आसान टॉपिक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप पूरे आराम से एक एक कॉन्सेप्ट को आप समझोगे और उसको आप इफेक्टिवली अप्लाई भी कर पाओगे। तो अगर हम फिजिक्स के फंडामेंटल्स को कंसीडर करें तो इसमें सबसे पहले बात आती है चार्ज की। मैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट यहां पे आपको बता रहा हूं, चार्ज क्या है। कोई बताएगा चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या है बेटा? Sir, it is the property of protons and electrons. It is the property of protons and electrons. बात सही है, लेकिन अगर हम इसको और बेसिक तरीके से एक्सप्लेन करें तो हम ये बोल सकते हैं कि ये मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। चार्ज मैटर की अट्रैक्ट और रिपल्स करवाती है। हाँ, चार्ज मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो उसको इलेक्ट्रिकली सेंसिबल बनाती है। ठीक है, जो मैटर को क्या बनाती है? इलेक्ट्रिकली सेंसिबल बनाती है। यानी कि जब मैटर को, जो कि चार्ज फॉर्म है मैटर का, अगर उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाएं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाएं, तो क्या होता है? उस पर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगता है। तो वो जो इलेक्ट्रिकल फोर्स उसके ऊपर लग रहा है, वो इलेक्ट्रिकल फोर्स मैटर की जिस प्रॉपर्टी की वजह से ऑब्जर्व हो रहा है, उसको हम चार्ज बोलते हैं। तो आप नोट कर लो डिफिनीशन। देखो, इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, it is the fundamental property of matter, it is the fundamental property of matter which makes it electrically sensible, which makes it electrically sensible. It is the fundamental property of matter which makes it electrically sensible. It is the fundamental property of matter which makes it electrically sensible. ठीक है, अब देखो चार्ज की SI यूनिट क्या है? तो SI यूनिट ऑफ चार्ज, SI unit of charge is क्या है बेटा? बोलो। कूलम। कूलम सर। ठीक है, चार्ज की SI यूनिट कूलम है। अदर यूनिट्स की अगर हम बात करें तो फैराडे भी चार्ज की एक यूनिट है। ठीक है, अदर यूनिट्स of charges are Faraday and ESU. ESU क्या है फुल फॉर्म ESU का? ESU का फुल फॉर्म कोई बताएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, ESU का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, अब मैं आपको इनके बीच में रिलेशनशिप बताता हूं। ये फैराडे क्या होता है? 1 फैराडे is equal to charge of 1 mole
इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 फैराडे क्या होता है? चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? -1.6 into 10 to the power minus -19 -1.6 Charge of 1 electron is 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। coulomb. ठीक है, और दिस इज इक्वल टू 4.8 into 10 to the power -10 ESU। Charge of 1 electron is equal to 1.6 into 10 to the power -19 coulomb or 4.8 into 10 to the power -10 ESU. Therefore, 1 Faraday क्या हो जाएगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 6.02 6.02 into 10 की power 20 Avogadro number of electron, Avogadro number of electron यानी कि 6.022। ठीक है, 6.022 into 10 to the power 23, ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन हो गया, मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 power -19 कूलम। ठीक है, तो ये आ जाता है अप्रोक्सीमेटली ये आ जाता है बेटा 96,500 कूलम। ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फैराडे के इक्वल होता है एंड 1 फैराडे इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना? 96,500 कूलम। Yes, sir. और ESU हाँ, क्या बोल रहे हो? ESU में फैराडे का अब तू खुद ही कन्वर्ट कर ले भाई। 4.8 इंटू 10 पावर -10 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, एवोगैड्रो नंबर को, तो इन टर्म्स ऑफ ESU आ जाएगा चार्ज। ठीक है, Yes, sir. तो ये तो बात हो गई चार्ज की। फिर जो नेक्स्ट कंसेप्ट यहां पे डिस्कस होता है, फिजिक्स की क्लास है। जो फिजिक्स की क्लास है, यस सर। एकदम बांध दी। yes sir चलो, फिजिक्स की क्लास है तो मैं फिजिक्स फिर पढ़ाना बंद करता हूं। ठीक है, आप उधर फिर फिजिक्स पढ़ो, तो बाकी हम अगला जो डिस्कशन है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, उसको कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, कल नहीं, अब आपकी क्लास कब होगी? संडे को। संडे को। संडे को होगी सर। हाँ ठीक। कल टेस्ट है सर कल टेस्ट किस टाइम है? कल टेस्ट है आपका, और टाइमिंग जो है वो जितेंद्र सर से पूछो। ठीक है, जितेंद्र सर से पूछो। नॉमेनक्लेचर का परसों होएगा ना? नॉमेनक्लेचर का टेस्ट जो है आपका, हाँ, संडे को होगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटा। थैंक यू सर। ओके बेटा, ओके।